चलिए, कल तक मैंने आपको किडनैपिंग और एब्डक्शन में डिफरेंस बता दिया था। हमने देख लिया था कि किडनैपिंग क्या होती है, एब्डक्शन क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अभी सेक्शन 363 से हमें शुरू करना है। एंड सेक्शन 363 इज अबाउट पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग। अगर किडनैपिंग की जाती है तो उसकी पनिशमेंट क्या मिलेगी। तो पहली चीज तो ये याद रखना दैट सेक्शन 363 मस्ट बी रेड विद सेक्शन 361। इसको आप सेक्शन 361 के साथ पढ़ोगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि सेक्शन 361 डिफाइंस पनिशमेंट, सेक्शन 361 डिफाइंस किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो उसी किडनैपिंग की पनिशमेंट क्या होती है वो यहाँ पे दिखाई है सेक्शन 363। यहाँ पे जो आपका इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल तक का हो सकता है, साथ में फाइन भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। उसके बाद ये तो हुई किडनैपिंग के पनिशमेंट। फिर एक आता है सेक्शन 363A। इसमें है किडनैपिंग और मेमिंग अ माइनर फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बच्चे को उसकी कंसेंट के बिना आप लॉफुल गार्जियन के पास से अलग करते हो, लेके चले जाते हो, तो उसको किडनैपिंग बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। बट मैंने ये भी बताया था कि आप जब उसको लॉफुल गार्जियन से बाहर लेके जाते हो, उसकी लॉफुल गार्जियनशिप के बाहर लेके जाते हो, तो वहां पे आपका इंटेंशन क्या था, वहां पे आप किस तरह से लेके गए, ये मैटर नहीं करता है। चाहे इनोसेंट तरीके से भी आप लेके चले गए, चॉकलेट का लालच देके भी आप चले गए, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एब्डक्शन के अंदर इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एब्डक्शन के अंदर आपको कोई डिसिटफुल तरीके से ही या फोर्स करके ही उसको लेके जाना होता है। तो यहाँ पे किडनैपिंग किसी पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने किसी माइनर को किडनैप किया, आपने उसकी कस्टडी ले ली और आपने उसको किडनैप इसलिए किया, आपने उसकी कस्टडी इस पर्पस से लिए कि आप उससे बेगिंग करवाओगे, आप उससे भीख मंगवाओगे। बच्चों से भीख मंगवाते हैं, बहुत बड़ा रैकेट चलता है इंडिया में इसका। तो आपने उसको किडनैप यहाँ पे इसी इंटेंशन से किया है कि आप उससे बेगिंग करवाओगे। तो ये सेक्शन 363A इनिशियली आईपीसी में प्रेजेंट नहीं था। ये एक्ट नंबर 52 ऑफ 1959 में इसको ऐड किया गया। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर दो चीजें आती है। एक तो आता है किडनैपिंग और एक आता है मेमिंग। मेमिंग का मतलब होता है बच्चों के हाथ पैर तोड़ देना या हाथ पैर काट देना या बॉडी में कोई चोट पहुंचा देना जिसको देख के इंसान उसे भीख दे सके। जैसे आपने देखा होगा सिग्नल पे कुछ बच्चे आते हैं जिनके हाथ कटे होते हैं, पैर कटे होते हैं, गाड़ी पे बैठे होते हैं, जमीन पर रेंग रहे होते हैं, विकलांग जिसको हम कह सकते हैं। तो कई बार इनको भीख मांगने के पर्पस के लिए जानबूझ के भी विकलांग बनाया जाता है। दैट इज कॉल्ड मेमिंग। दोनों ही चीजें इस सेक्शन में कवर हो जाती है। बेगिंग का मतलब क्या होता है? बेगिंग का मतलब कुछ भी ऐसा एक्ट करना, चाहे नाच के, चाहे गा के, चाहे भविष्य बता के, चाहे कोई जादू दिखा के, चाहे कोई सामान बेच के, या किसी भी तरह से पैसे लेने की कोशिश। किसी प्राइवेट प्रीमाइसेस में अंदर जाना, वहां से पैसे मांगना, बॉडी के अंदर किसी भी तरह की चोट दिखा के किसी से पैसे मांगना। तो ये सारी चीजें बेगिंग के अंदर आती है, सेक्शन 363A के अंदर आती है। पनिशमेंट दोनों की अलग अलग। अगर किडनैपिंग फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग किया है, भीख मांगने के पर्पस से आपने उस बच्चे से आप भीख मंगवाओगे, इस पर्पस से आपने उसको किडनैप किया है, तो आपको इम्प्रिजनमेंट 10 सालों तक का हो सकता है, साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। बट अगर आपने उसको किडनैप करके मेमिंग भी आपने कर दी है, यानी उसके हाथ पैर काट दिए हैं या बॉडी में किसी तरह की चोट पहुंचा दी है, तो फिर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन मिलेगा। मतलब जो 10 साल का इम्प्रिजनमेंट था आपका, वो कन्वर्ट होके, चेंज होके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस वाज सेक्शन 363A। अब आप आ जाओ सेक्शन 364 पे।
सेक्शन 364 टॉक्स अबाउट किडनैपिंग और एब्डक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर। कल मैं आपको एक चीज बता रहा था कि किडनैपिंग इज अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। किडनैपिंग अपने आप में एक सब्सटेंटिव ऑफेंस है, यानी किसी को अगर आपने किडनैप किया तो आपने ऑफेंस कर दिया। बट एब्डक्शन इज नॉट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। एब्डक्शन एक सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं, क्योंकि एब्डक्शन को अकेले आईपीसी ने पनिशेबल नहीं बनाया है। एब्डक्शन को पनिशेबल बनाया है तब जब एब्डक्शन के साथ कोई दूसरा एक्ट भी जुड़ा हुआ हो, यानी एब्डक्शन एक ऑक्सिलरी एक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एब्डक्शन किया है किसी का, बट इस इंटेंशन से किया है कि आप उसका मर्डर करोगे, तो ये पनिशेबल है। आपने एब्डक्ट किया है किसी बच्चे को, या बच्चे को नहीं, बच्चे का तो एब्डक्शन होता ही नहीं। आपने एब्डक्शन किया है किसी को इस इंटेंशन से कि आप उसको रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट में रखना चाहते हो, ये ऑफेंस है। अकेला एब्डक्शन ऑफेंस नहीं है, उसकी पनिशमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। तो सेक्शन 364 जो है ना, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पे एब्डक्शन किस पर्पज से किया है वो भी पता चलता है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अ पर्सन हु हैज डन किडनैपिंग और abduction, a person who has done kidnapping or abduction had the intention that the person kidnapped or abducted will be murdered or so disposed of to be put in the danger of being murdered। आपने किसी को किडनैप किया या आपने किसी को एब्डक्ट किया, और आप जब ये किडनैपिंग और एब्डक्शन कर रहे थे तो आपका इंटेंशन ये था कि जिस पर्सन को आप किडनैप कर रहे हो, जिस पर्सन को आप एब्डक्ट कर रहे हो, आप उसका मर्डर करोगे, या उसको आप किसी तरह से ऐसे डिस्पोज करोगे जिससे उसका मर्डर हो जाए। मतलब मर्डर आप खुद भी नहीं करोगे तो किसी और से भी करवा सकते हो, लेकिन उसको किडनैप करके, उसको अबडक्ट करके मर्डर करने वाली जगह तक ले जाने का काम आप करोगे। तो इंग्रेडिएंट्स क्या बने? सबसे पहली चीज, इंटेंशन तो बात की बात है कि मर्डर करने के लिए लिया था। पहली चीज तो ये प्रूव करना पड़ेगी कि किडनैपिंग हुई है, किडनैपिंग या एब्डक्शन हुआ है। पहली चीज तो ये प्रूव करना पड़ेगी। दूसरी चीज, अब ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपने जो किडनैपिंग और एब्डक्शन किया है वो इसलिए किया है ताकि आप उस पर्सन का मर्डर कर सको, या फिर आप उसको इस तरह से डिस्पोज कर सको कि उसका मर्डर हो सके। ये चीज प्रूव करना है। इलस्ट्रेशन देखो आप इसका। A forcibly carries or entices B away from his home in order that B may be murdered। A ने B को फोर्सिबली उसके घर से बाहर बुला लिया। फोर्सिबली घर से बाहर बुलाने का मतलब ऐसा नहीं कि घर के अंदर था तो आवाज लगा के दरवाजे से बाहर बुला लिया, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। उसको उसके घर से भगा दिया फोर्सिबली। अब देखो आप यहाँ पे एक चीज को समझना, फोर्सिबली किसी को अपने घर से बाहर भगाना, और जो कि माइनर नहीं है, इसको हम एब्डक्शन बोलते हैं। तो दिस इज एब्डक्शन। आपने किया और आपने इस इंटेंशन से किया कि आप बी का मर्डर करोगे। तो पहला इंग्रेडिएंट तो ये प्रूफ हो गया कि एब्डक्शन हुआ है, और दूसरा इस इंटेंशन से कि बी का मर्डर किया जाएगा। तो यहाँ पे ए ने कौन सा ऑफेंस किया? ए हैज कमिटेड ऑफेंस डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन। What is the punishment of such offense? The punishment is life imprisonment और rigorous imprisonment में extend to 10 years plus fine। मतलब लाइफ imprisonment भी हो सकता है, 10 साल तक का rigorous imprisonment भी हो सकता है, और फाइन भी लगाया जाएगा। ठीक है, आप देखिए अभी तक ऊपर imprisonment कैसे थे? imprisonment of either description, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि imprisonment rigorous ही होना चाहिए। अगर आप लाइफ imprisonment नहीं दे रहे हो, 10 सालों तक का imprisonment दे रहे हो, तो फिर वो रिगरस होना चाहिए। चलिए सेक्शन 364 भी हो गया। अब आ जाओ 364A। सेक्शन 364A डिफाइंस किडनैपिंग फॉर रैंसम एटसेट्रा। अब यहाँ पे
अगर आप सेक्शन का टाइटल पढ़ोगे तो आपको सिर्फ किडनैपिंग वर्ड दिखेगा यहाँ पे कि किडनैपिंग, मतलब आप ये सोचोगे कि सिर्फ किडनैपिंग पे ही अप्लाई होता है, बट ऐसा नहीं। ये किडनैपिंग और एब्डक्शन दोनों पे अप्लाई अप्लाई होता है। बट सेक्शन के टाइटल में एब्डक्शन वर्ड नहीं लिखा है, इन्होंने यहाँ पे एटसेट्रा वर्ड लिख दिया है, तो एटसेट्रा के अंदर वो चीजें इंक्लूड हो जाएगी। तो आप ये मत समझना कि सिर्फ किडनैपिंग पे एप्लीकेबल है, दोनों पे एप्लीकेबल। अब बात आती है रैंसम का क्या मतलब होता है। देखो, रैंसम को इंडियन पिनल कोड ने कहीं भी डिफाइन नहीं किया। रैंसम हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड। लेकिन आपने टीवी में, मूवी में देखा होगा, किसी को किडनैप कर लेते हैं और बाद में उसके घर वालों को फोन लगा के बोलते हैं 10 लाख रुपए लेके इस जगह पे पहुंच जाओ, अपने बच्चे को ले जाओ। और अगर पुलिस को बताने की कोशिश करी तो बच्चा खत्म। बस उसी को रैंसम बोलते हैं, एक तरह से फिरौती मांगना, मुक्ति धन मांगना, कि जिसको किडनैप किया है, जिसको एबडक्ट किया है, उसको छोड़ने के लिए पैसे चाहिए। जब तक वो पैसे नहीं आएंगे तब तक हम उस पर्सन को, जिसको किडनैप किया है, एबडक्ट किया है, छोड़ेंगे नहीं। बस उसी को रैंसम बोलते हैं। This section also was not initially present in the Indian Penal Code, but it was inserted by the Amendment Act number 42 of 1993. 1993 में इसको ऐड किया। Remember this. What are the ingredients for this section? पहली चीज, एक्यूज या तो किडनैप हुआ है या एबडक्ट हुआ है, या आपने उसको डिटेन करके रखा है अपने पास, आपने उसको अपनी कस्टडी में, अपने डिटेंशन में रख के रखा हुआ है। वो किडनैपिंग, वो एबडक्शन और वो डिटेंशन आपने इसलिए किया है ताकि आप उसके परिवार वालों से फिरौती मांग सको। आपको रैंसम चाहिए, इसलिए आपने उसको किडनैप करके रखा है। और ये ऑफेंस कंप्लीट तब होता है जब आपने उस व्यक्ति को किडनैप कर लिया, उसके परिवार वालों को फोन लगा के जो रैंसम की डिमांड थी वो कम्युनिकेट कर दी, बस। तो आपका सेक्शन 364 ए का चार्ज बन जाएगा। अगर आपने उसके परिवार वालों को फोन करके रैंसम की डिमांड नहीं करी, अगर आपने उसके परिवार वालों को कम्युनिकेट नहीं करा कि आपको रैंसम चाहिए, तो फिर सेक्शन 364 ए का ऑफेंस नहीं बनता, तो सिर्फ नॉर्मल किडनैपिंग का ऑफेंस बनता है। तो दिस इज सेक्शन 364 ए। Ransom is a sum of money demanded to be paid for releasing a prisoner or detainee. The offense of kidnapping for ransom, accompanied by a threat to cause death, contemplate punishment with death. आप इसमें याद रखना कि ये जो ऑफेंस है ना, ये बहुत ही गंभीर किस्म का ऑफेंस माना जाता है। आपको इसमें डेथ पनिशमेंट भी देखने को मिलेगी, डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। मतलब इसमें डेथ पेनल्टी दे रखी है अगर किडनैपिंग फॉर रैंसम किया जाता है। बच्चे को मारने की धमकी अगर दी जाती है कि मैं बच्चे को मार दूंगा या मैं इस इंसान को मार दूंगा अगर तुम पैसे लेके नहीं आए, तो इसमें डेथ पनिशमेंट आपको मिल सकती है। और ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहलाता है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब कि जब जब आपने उसके परिवार वालों को रैंसम के लिए कॉल किया कि तुम अभी तक पहुंचे नहीं पैसे लेके, जल्दी से जल्दी पैसे लेके आओ, जितनी बार आप कॉल करोगे उतने बार एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन वहां पे शुरू हो जाएगा। इसको कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऑफेंस ऐसा होता है जो हो जाते हैं एक्ट होते से ही, बट कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जो हर एक सब्सिक्वेंट एक्ट होने के बाद फिर से शुरू होते हैं कि देखो फिर तुमने ऑफेंस कर दिया, देखो फिर तुमने ऑफेंस कर दिया। मैंने कहा था किडनैपिंग फॉर रैंसम कंप्लीट तब होता है जब आप परिवार वालों को फोन करके कम्युनिकेट कर दो। तो आप जितने बार कॉल करोगे, आप जितने बार कम्युनिकेट करोगे, उतनी बार आपका ऑफेंस फिर से नया बनता जाएगा। दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है। तो ये सेक्शन 364 ए था। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 365। अब किडनैपिंग और एब्डक्शन का एक दूसरा तरीका, एक दूसरी पर्पस के लिए किडनैपिंग, किडनैपिंग और एब्डक्टिंग विथ इंटेंट सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली टू कन्फाइन सच पर्सन। यहां पे आपने उस पर्सन को किडनैप किया है। whoever kidnap or abduct any person, and what is the intention behind that? The intention is to cause that person to be secretly and wrongfully confined. आप उसको किडनैप करके, आप उसको एब्डक्ट करके छुपा के रखना चाहते हो, आप उसको रॉन्गफुल तरीके से कन्फाइन करके रखना चाहते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? वही मीनिंग है जो मैंने आपको सिखाया, पिनल कोड में दिया इसका मीनिंग।
उसको मूव नहीं करने देना, उसको उस रूम के अंदर बंद करके रखना, उसको किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स के अंदर उसको बंद कर देना, सिर्फ इस इंटेंशन से आपने उसको किडनैप किया है। तो वहां पे सेक्शन 365 का ऑफेंस आपने किया है, इम्प्रिजनमेंट 7 साल तक का हो सकता है, फाइन भी आप पे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो 7 साल का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। उसके बाद सेक्शन 366 पे आ जाओ, किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमन टू कंपेल हर मैरिज एक्सेट्रा। देखो ये सेक्शन आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा। वाई, क्यों अलग दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसमेंट जो हो रहा है वो एक वुमन का हो रहा है। और क्यों हो रहा है? टू कंपेल हर मैरिज। मतलब ये सेक्शन एक गंभीर प्रवृत्ति का सेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा। एक वुमन जिसका कोई इंटेंशन नहीं है आपसे शादी करने का या किसी और से शादी करने का, एक वुमन जिसका कोई इंटेंशन नहीं है आपके साथ लॉफुल इंटरकोर्स करने का, कोई इंटेंशन नहीं है उस वुमन का, बट तो आपने सोचा कि अब इस वुमन का तो खुद का इंटेंशन नहीं है मुझसे शादी करने का, इस वुमन का तो खुद का इंटेंशन नहीं है मुझसे लॉफुल इंटरकोर्स करने का, तो आपने उसको किडनैप कर लिया कि चलो जो काम ये खुद से नहीं कर रही है वो मैं जबरदस्ती कर लेता हूँ। आपने उसको किडनैप कर लिया, आपने उसको एबडक्ट कर लिया, आपने उसको इंड्यूस कर लिया। तो आपने जो ऑफेंस किया वो इस सेक्शन में किया, सेक्शन 366 में किया। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, किडनैपिंग और एबडक्शन ऑफ अ वुमन। किडनैपिंग होना चाहिए, एबडक्शन होना चाहिए और वुमन का होना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। दूसरा, वो किडनैपिंग और वो एबडक्शन यहां बताए हुए तीन में से किसी एक पर्पस से होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट एक तो होना ही चाहिए मिनिमम। इस इंटेंशन से कि शी मे बी कंपेल्ड और नोइंग इट इज लाइक दैट शी विल बी कंपेल्ड टू मैरी एनी पर्सन अगेंस्ट हर विल। उस वुमन को किडनैप, उस वुमन को एबडक्ट इस इंटेंशन से किया है कि आप उस वुमन की शादी करवाओगे किसी पर्सन से उसकी विल के अगेंस्ट, मतलब उसकी इच्छा के अगेंस्ट आप उसकी शादी किसी पर्सन से करवाओगे। दूसरा, in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse। दूसरा, आपने इस इंटेंशन से किडनैप किया है कि आप उस वुमन को फोर्स करोगे, सेड्यूस करोगे किसी के साथ इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलिसिट इंटरकोर्स? एक ऐसा इंटरकोर्स जो उस वुमन की विल के अगेंस्ट हो। ठीक है, या आप उसे फोर्स करोगे किसी और के साथ इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए। या तीसरा, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन or otherwise by inducing any woman to go from any place with intent that she may be or that she will be forced or seduced to illicit intercourse। या आपने उस वुमन को क्रिमिनली इंटिमिडेट किया है, आपने उसे इंड्यूस किया है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और आपका इंटेंशन ये था कि आप उसे फोर्स करवा के इलिसिट इंटरकोर्स करवाओ। अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी इंटेंशन के साथ किसी वुमन को किडनैप किया, एबडक्ट किया, तो आपने सेक्शन 366 का ऑफेंस किया और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, यहां पे वुमन मैरिड वुमन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही वुमन इस सेक्शन के अंदर इंक्लूडेड है। दूसरी चीज, फॉर प्रूविंग द चार्ज अंडर सेक्शन 366 mere finding that a woman was abducted is not enough। सिर्फ एक वुमन को एबडक्ट किया है इसका मतलब ये नहीं कि सेक्शन 366 के लिए ही किया है। It must be further proved that the accused abducted the woman with any of the above mentioned intent। इंटेंशन यहाँ पे प्रूव होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एबडक्शन अगर किया है तो वो थोड़ी पनिशेबल है इस सेक्शन के अंदर। किस इंटेंशन से किया है वो भी प्रूफ होना चाहिए। If the girl was 18 years old or over, अगर कोई लड़की 18 साल से ऊपर की है, she could only be abducted and not kidnapped
but if she was under 18, she could be kidnapped as well as abducted if the taking by the force or the taking or enticing away was by deceitful means. 18 साल से बड़ी लड़की अगर है तो उसका किडनैपिंग तो हो नहीं सकता, उसका सिर्फ एब्डक्शन हो सकता है क्योंकि उसकी उम्र 18 साल से ऊपर। बट अगर वो 18 साल से कम की है तो याद रखना उसकी किडनैपिंग तो हो ही सकती है क्योंकि 18 साल से कम की, लेकिन एब्डक्शन भी हो सकता है। एब्डक्शन कैसे? अगर उसकी किडनैपिंग बाय फोर्स की हो या बाय डिसीटफुल मींस की हो तो एब्डक्शन भी कहला जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें आपको पनिशमेंट कितनी मिल सकती है? इसमें आपको पनिशमेंट मिल सकती है 10 सालों तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। सेक्शन 366 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ यस बोलिए। सर जो वो घर से भगा के लेके जाते हैं तो सर यही वाला सेक्शन लगता है, सेक्शन 366? अगर घर से भगा के लेके जाते हैं कंसेंट के बिना और शादी करने के लिए तो यही लगेगा। 18 साल से कम उम्र की लड़की तो कंसेंट मायने नहीं रखती, बेशक से वो अपनी मर्जी से जाए। तो सर यही वाला सेक्शन लगता है ना? हाँ यही लगाते हैं क्योंकि एक्चुअली लड़का उसको भगा के ले जाता है या तो शादी करने के लिए ही या फिर इलिसिट इंटरकोर्स करने के लिए। तो इस कारण से सेक्शन 366 ही ऐसा होता है जो एप्लीकेबल होता है। ठीक है। बट कई बार वो चीज वहां पे प्रूव नहीं हो पाती। अगर वो चीज नहीं प्रूव हो पाती है, सिर्फ किडनैपिंग प्रूव हो जाती है, तो उस केस में सिर्फ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के लिए ही सजा मिल जाती है। ठीक है। मतलब इंटेंशन प्रूव करना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क होता है क्रिमिनल कोर्ट में, क्योंकि इंटेंशन आपके अंदर की चीज होती है जो कि जरूरी नहीं किसी सर्कमस्टेंस से दिखाई दे जाए। ठीक है। तो बेसिकली एट द फर्स्ट इंस्टेंस तो चार्ज सेक्शन 366 का ही लगाया जाता है, बट डिपेंडिंग ऑन द एविडेंस ऑफ द केस अगर 366 सर्वाइव करता है तो ठीक है, अदरवाइज 361 में कन्विक्शन हो जाता है सिर्फ किडनैपिंग करने के लिए। ठीक है। तो वो याद रखो। उसके बाद आता है सेक्शन 366A, प्रोक्यूरेशन ऑफ अ माइनर गर्ल। अब ये सेक्शन 366A जो है ये भी इनिशियली आईपीसी में प्रेजेंट नहीं था। It was enacted by Act number 20 of 1923 to give effect to certain articles of International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children, signed by various nations at Paris on 4 May 1910. एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था जिसमें वुमन और बच्चों की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बात उठी थी, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर था। और वहां पे इंडिया ने जो शपथ ली थी कि हाँ हम भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी कंट्री में वुमन और चिल्ड्रन का सप्रेश ट्रैफिकिंग मतलब उनको बेचना खरीदना वो बंद हो। और बस उसी चीज को इफेक्ट देने के लिए सेक्शन 366A इंसर्ट किया। प्रोक्यूरेशन का मतलब होता है किसी माइनर गर्ल को इस इंटेंशन से अपने साथ लेके जाना ताकि उसे फोर्स किया जा सके इंटरकोर्स करने के लिए, या उसे फोर्स किया जा सके उसकी विल के अगेंस्ट किसी और पर्सन के साथ इंटरकोर्स करने के लिए। और वैसे भी ये माइनर गर्ल है तो विल की तो बात यहाँ पे उठती ही नहीं है। ठीक है। तो प्रोक्यूरेशन का मतलब ही ये होता है उनको लेना, उनको लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना, इस पर्पस से जो मैंने आपको यहाँ बताया था। और ये सेक्शन deals with the procuration of minor girl from one part of India to another part. But section 366B makes it an offense to import into India from any country outside India girls below the age of 21 years for the purpose of prostitution. ये सेक्शन इंडिया के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात करता है, लेकिन इसके बाद वाला जो सेक्शन है वो बात करता है इंपोर्ट इनटू इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, बाहर से कोई लड़की को इंडिया के अंदर ला, और इस पर्पस से कि उससे प्रोस्टिट्यूशन वर्क करवाया जाएगा, वो सेक्शन 366B के अंदर फॉल करेगा। बट अभी हम एक ही बात कर लेते हैं, इसका इंग्रेडिएंट क्या हुआ? इंड्यूसिंग अ गर्ल अंडर 18 इयर्स
देखो एक चीज याद रखना, माइनर गर्ल का सेक्शन है, इसलिए 18 साल तक की लड़की ही इसमें इंक्लूड रहेगी। रिमेंबर दिस थिंग। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट यही बोलता है, इंड्यूसिंग अ गर्ल अंडर 18 ईयर्स टू गो फ्रॉम एनी प्लेस टू डू एन एक्ट। 18 साल से कम की एज की लड़की को इंड्यूस करना कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाए किसी एक्ट के लिए। और दूसरा, the intention or knowledge that such girl will be forced or seduced to illicit intercourse with a person। और आप जब ऐसा कर रहे हो, आप जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इस गर्ल को पहुंचा रहे हो, तो आपका इंटेंशन, आपका नॉलेज यहाँ पे ये है, यानी आपको या तो इस चीज का इंटेंशन है या आप इस चीज का नॉलेज रखते हो, that such girl will be forced or seduced to illicit intercourse with a person। ठीक है, तो इंटेंशन होगा तो भी ठीक है, और अगर आपको नॉलेज होगा इस चीज का तो भी ठीक है। तो आपने सेक्शन 366 ए का ऑफेंस कर दिया है, आपको 10 सालों तक का इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे मिलेगा, साथ में फाइन भी आपके ऊपर लगाया जाएगा। अब आ जाओ सेक्शन 366 बी पे। सेक्शन 366 बी कहता है इंपोर्टेशन ऑफ अ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इस सेक्शन में ऑफेंस क्या है? टू इम्पोर्ट इनटू इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया अ गर्ल अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स with the intent or knowledge specified in the section, or to import into India from the state of Jammu and Kashmir a girl under the age of 21 year with intent that she may, or knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse with any person। देखो दोनों ही सेक्शन में पनिशमेंट एकदम सेम है, फटाफट से बता देता हूँ क्या है इस सेक्शन में। इस सेक्शन में ये है कि अगर आप इंडिया के बाहर की किसी कंट्री से 21 साल के अंडर, देखो यहाँ पे एज का क्राइटेरिया 21 ईयर से, ये याद रखना, इसको 18 साल समझ के मत याद कर लेना। 18 साल ऊपर वाले सेक्शन में था, इसमें 21 साल। इंडिया के बाहर जैसे श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, कोई भी कंट्री इंडिया के बाहर की, अगर आपने वहां से 21 ईयर्स की अंडर की एज की किसी भी गर्ल को इंडिया में इंपोर्ट करवाया, इंडिया में इंपोर्ट करवाना मतलब उस कंट्री से आप उस गर्ल को इंडिया में लेके आ गए इस पर्पज से कि आप उससे इंडिया में प्रोस्टिट्यूट का काम करवाओगे। ठीक है, आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे कि कितने सारे ऐसे सेक्स रैकेट पकड़ाते हैं जिसमें पता चलता है आपको कि गर्ल जो है वो बाहर से लाए, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इधर उधर से। वहां पे सेक्शन 366 भी ही एप्लीकेबल होता है उस एक्यूज्ड पे। तो ये याद रखना, इंडिया से बाहर की किसी 21 साल से कम की गर्ल को आप इंडिया में लेके आ गए हो, इंपोर्ट करवा लिया है इस इंटेंशन से या इस नॉलेज से कि आप उससे प्रोस्टिट्यूट का काम करवाओगे। और इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज है, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से किसी गर्ल को इंडिया में ही है जम्मू एंड कश्मीर तो, बट फिर भी अगर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर से किसी गर्ल को आप इधर लेके आते हो दूसरी जगह पे जो कि 21 साल से कम की हो, तो उस केस में भी आपके ऊपर सेक्शन 366 भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर को थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर के अलावा किसी दूसरी स्टेट की बात करें, सपोज करो आसाम से लेके आते हो आप, तो अगर आसाम से लेके आओगे मध्य प्रदेश में तो सेक्शन 366 बी नहीं लगेगा आपके ऊपर, आप पे फिर सेक्शन 366 ए ही लगेगा अगर वो 18 साल से कम की होगी। ठीक है, क्योंकि 18 से ऊपर की तो फिर अगर वो सामने वाला कंसेंट दे देगा खुद तो वो अलग बात है, बट यहाँ पे तो देखो 21 ईयर्स तक का क्राइटेरिया बना रखा है कि 21 ईयर्स तक की एज की अगर आप लाओगे तो आपको फिर 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन आप पे लगाया जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन 367 पे। सेक्शन 367 टॉक्स अबाउट किडनैपिंग और एब्डक्शन इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट और स्लेवरी। अब यहाँ पे आप किसी पर्सन को ना किडनैप कर रहे हो या आप किसी पर्सन को यहाँ पे एब्डक्ट कर रहे हो, और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि आप उसको ग्रीवियस हर्ट कर सको या आप उसको किसी ऐसी सिचुएशन में रख सको जहां पे उसको ग्रीवियस हर्ट होने का खतरा, या आप उससे स्लेवरी का काम करवा सको। स्लेवरी का काम मतलब आप उसको अपना सेवक बना के रख सको, या आप उससे किसी पर्सन की अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करवा सको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अननेचुरल लस्ट? ये आप गूगल कर लेना। किसी पर्सन की अननेचुरल लस्ट को आप सेटिस्फाई करवा सको, और knowing it to be likely that such person will be so subjected or disposed shall be punished under this section। आपने किसी को किडनैप किया, आपने किसी को एब्डक्ट किया ताकि आप उसको ऐसी जगह पर रख सको जहां पे उसको ग्रीवियस हर्ट किया जाए, आप उसको अपना स्लेव बना के रख सको, आप किसी पर्सन की अननेचुरल लस्ट को सेटिस्फाई करवा रहे हो उससे, या आप इस चीज का नॉलेज रखते हो कि इनमें से बताई हुई कोई भी चीज उस पर्सन के साथ की जाएगी, तो आपको इस सेक्शन में पनिश किया जाएगा। और यहाँ पे आपने किडनैप और एब्डक्शन किसी पर्सन का किया है, जरूरी नहीं कि वो पर्सन एक गर्ल ही हो, वो बॉय भी हो सकता है, दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है।
यहाँ पे आपका पनिशमेंट 10 साल तक का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, तीनों ही सेक्शन में आपको एक जैसा पनिशमेंट देखने को मिला है। यहाँ पे भी 10 साल का इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन आपको मिला। उसके बाद आप आ जाओ सेक्शन 368 पे। व्हाट इज सेक्शन 368? सेक्शन 368 टॉक्स अबाउट wrongfully concealing और कीपिंग इन confinement kidnapped और abducted person। अब देखो, ये सेक्शन प्रिंसिपल ऑफेंडर पे एप्लीकेबल नहीं होता। याद रखना इस चीज को कि जो इंसान किडनैपिंग करता है, जो इंसान एब्डक्शन करता है, उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। उसने तो ऑफेंस किया ही किया, और वो तो एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफेंडर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफेंडर? प्रिंसिपल ऑफेंडर का मतलब वो मेन व्यक्ति जिसने ऑफेंस किया है। तो इस सेक्शन में प्रिंसिपल ऑफेंडर को हम पनिश नहीं करते। इस सेक्शन में हम पनिश करते हैं टू दोज पर्सन हु असिस्ट हिम इन कंसीलिंग द किडनैप्ड और एब्डक्टेड पर्सन। जब वो प्रिंसिपल ऑफेंडर किसी को किडनैप करके लाया, किसी को एब्डक्ट करके लाया, तो आपने उसकी मदद करी छुपाने में। आपने उसकी मदद करी उस किडनैप हुए पर्सन को छुपाने में कि अरे भाई मेरे घर पे छुपा दे। तो प्रिंसिपल ऑफेंडर को तो सजा मिलना ही है, आपको क्यों छोड़े। आप अगर उस प्रिंसिपल ऑफेंडर को असिस्ट कर रहे हो किडनैप्ड और एब्डक्टेड पर्सन को छुपाने में, कंसील करने में, रखने में, तो आप पे सेक्शन 368 एप्लीकेबल होगा। इंग्रेडिएंट्स क्या है? द पर्सन इन क्वेश्चन हैज बीन किडनैप्ड। सबसे पहला इंग्रेडिएंट कि कोई पर्सन वहां पे किडनैप होना चाहिए। दूसरा, द एक्यूज्ड न्यू दैट सच पर्सन हैड बीन किडनैप्ड। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति जिसको आप छुपाने में मदद कर रहे हो, वो व्यक्ति जिसको आप अपने घर में रख रहे हो, वो किडनैप्ड पर्सन। एंड द एक्यूज्ड हैविंग सच नॉलेज wrongfully conceals or confines the person concerned। आप सपोज करो कि आपका कोई दोस्त है, उसने किसी को किडनैप किया। आपके दोस्त ने किसी को किडनैप किया और आपके पास आया और कहा कि अरे यार, ये बच्चा मुझे ना रोड पे पड़ा हुआ मिला है, अपन सुबह इसको एनजीओ में छोड़ देंगे, अभी रात में कहाँ जाऊं इसको लेके, मेरे घर पे जगह नहीं है, प्लीज तू इसको आज रात के लिए अपने घर पे रखिए। ठीक है, अब वो आपका दोस्त है, और दूसरा कि वो बच्चा भी बड़ा मासूम दिख रहा है आपको, तो आपको लगा कि यार रोड पे पड़ा हुआ मिला होगा इसको, यार रात भर में तो इसकी हालत खराब हो जाएगी, तो आज रात के लिए इसको अपने घर पे रख लेता हूँ, क्योंकि सुबह तो इसको एनजीओ में छोड़ देंगे। और आपने उस बच्चे को अपने घर में रख लिया। रात के अचानक 3 बजे पुलिस आपके घर में टपक गई, आपके घर में आ गई और आपसे पूछताछ करी कि इस बच्चे को कहाँ से लाए। आपने कहा कि आपका दोस्त ला के रख के गया। तो पुलिस ने आपके दोस्त को पकड़ा आपके कहने पे, उसको किडनैपिंग के लिए लायबल माना, और आपके घर में वो बच्चा छुपाया गया था, इसके लिए आपको सेक्शन 368 का चार्ज पुलिस ने लगा दिया। बट ये चार्ज क्या आपके ऊपर प्रूफ हो पाएगा? क्या लगता है आपको, क्या ये चार्ज आपके अगेंस्ट प्रूफ हो पाएगा? और अगर नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा, बताओ। सर हो जाएगा प्रूफ। क्यों हो जाएगा प्रूफ आपके ऊपर सेक्शन 368 का चार्ज? सर क्योंकि हमने उसको कंसील किया है ना, इस वजह से। अच्छा, आप इंग्रेडिएंट, अच्छा ये बताओ कि मैं आपको हर ऑफेंस के जो इंग्रेडिएंट बताता हूँ, आप उसका क्या करते हो? वो इंग्रेडिएंट का यूज क्या है? कि चार्ज प्रूफ होगा या नहीं होगा, इस चीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करता आपको है हर सर। एक इंग्रेडिएंट लगाना होता है उस ऑफेंस में। आपने लगाया इस केस में इंग्रेडिएंट? बताओ कौन कौन सा इंग्रेडिएंट प्रूफ हो रहा है, एक एक सेंटेंस के साथ बताओ। सर पहले वाला मिस कर दिया, नोइंग दैट एनी पर्सन। नोइंग वाला कि अगर पता होता सर, तो नहीं, पहला वाला इंग्रेडिएंट। पहला इंग्रेडिएंट तो ये है ना कि द पर्सन इन क्वेश्चन हैज बीन किडनैप्ड। ठीक है, हाँ, तो उस पर्सन को तो किडनैप किया गया है, ठीक है। दूसरा इंग्रेडिएंट देखो, द एक्यूज्ड न्यू दैट द सेड पर्सन हैज बीन किडनैप्ड। जो एक्यूज्ड है, यानी जो दोस्त थे जिसने अपने घर में उस बच्चे को छुपाया, उसको पता होना चाहिए कि ये बच्चा किडनैप होके आया है। तो सेकंड इंग्रेडिएंट यहाँ पे सेटिस्फाई कहाँ हो रहा है? उसको तो ये पता है ना कि ये बच्चा रोड पे पड़ा हुआ मिला है, सुबह इसको एनजीओ में दे देंगे,
उसको ये कहाँ पता है कि इसको किडनैप करा है? जब सेकंड इंग्रेडिएंट एप्लीकेबल ही नहीं है तो सेक्शन 368 का चार्ज कहां से बनेगा? समझो इस चीज, ये इंग्रेडिएंट की बहुत वैल्यू होती है, ठीक है? कुछ बच्चे आईपीसी पढ़ पढ़ के 3-3 4-4 बार पढ़ लेते हैं, कुछ लोग एडवोकेट बन जाते हैं, कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं पढ़ाई करते करते, बट उसके बाद भी वो आईपीसी के ऑफेंस के इंग्रेडिएंट ढूंढते रह जाते हैं कि यार इंग्रेडिएंट कहीं पर लिखे होना चाहिए। जस्ट बिकॉज किसी भी ऑफेंस का चार्ज प्रूफ करने के लिए इंग्रेडिएंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट to satisfy that whether the offense has been committed or not. इनफैक्ट जजेस भी इन्हीं इंग्रेडिएंट को यूज करते हैं और समझते हैं, सोचते हैं कि चार्ज सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप हर एक इंग्रेडिएंट को शांति से दिमाग से लगा के देखा करो, ठीक है? तो अगर आपको नॉलेज होता कि वो व्यक्ति जिसको आप अपने घर में कंसील कर रहे हो, कर रहे हो, रख रहे हो, वो किडनैप्ड पर्सन है या एब्डक्टेड पर्सन है, तो आप ये जानते हुए भी, इस नॉलेज के बाद भी आप उसको छुपाते, आप उसको घर में कन्फाइन करते, तो आपने सेक्शन 368 का ऑफेंस किया है। पनिशमेंट यहाँ पे वही मिलेगी जैसी कि आप उस पर्सन को खुद किडनैप या एब्डक्ट करते तो आपको मिलती, यानी यही माना जाएगा कि आपने उसको किडनैप करी है, आपने उसको एब्डक्ट किया है। जो पनिशमेंट किडनैपिंग और एब्डक्शन करने वाले को मिलती है वही पनिशमेंट आपको भी मिलेगी। दिस वाज सेक्शन 368। अब आ जाते हैं सेक्शन 369 पे, उसके पहले आप लोग रिजॉइन कर लो।